दोस्तों जैसा अभी हमने आपको एक लेक्चर दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो हमारा जो आज का नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा हमारा वैदिक सिविलाइजेशन पे यानी वैदिक सभ्यता। देखो दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत से ही ऐसा बताया कि आप इतिहास को क्या करिए, कनेक्ट करके पढ़िए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। उसमें भी कई सारे विद्वानों का अलग अलग तर्क होता है, ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता होती है, मगर इसके बाद वाली जो सभ्यता आती है जिसको हम वैदिक सभ्यता बोलते हैं, वो हमारी क्या थी, ग्रामीण सभ्यता। अब देखिए, अब जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड पीछे जानना है। अब देखिए, पहले क्या होता है कि जब हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट करेंगे तो अब यहाँ से क्या होगा कि धीरे धीरे चेंजेस बढ़ेंगे। जब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो लोहे का आविष्कार हो जाता है। अब देखिए, जब लोहा खोज जाता है तो इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। अब देखिए, सबसे पहला नगरीकरण क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, ठीक। पहला नगरीकरण किसे माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल, महाजनपद काल, ठीक। अब आप यहीं पे देखेंगे कि जब हम वैदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे तो हमको यहाँ से लिटरेरी सोर्सेस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमारा मेन स्रोत क्या होता है, वैदिक वेद होता है, ठीक। वैदिक सभ्यता क्या होती है, बेसिकली आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। अब ये आर्य कहाँ से आए, इस पे बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है, विवादास्पद प्रश्न है ये, ठीक है। मगर जो मैक्स मूलर साहब हैं वो आर्यों का जो मूल निवास स्थान मानते हैं वो कौन सा है, मध्य एशिया, मध्य एशिया। किनके शब्दों में, मैक्स मूलर, ठीक। तो मैक्स मूलर के शब्दों में आर्यों द्वारा ये कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से, ठीक है। तो देखिए, पहला नगरीकरण हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब क्या होगा कि जब वैदिक काल में आर्य आते हैं तो लोग क्या करते कि यहाँ के जो अनार्य होते हैं, क्योंकि ये लोग संस्कृत बोलते थे और संस्कृत देवताओं की भाषा थी, तो जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे ये उनको अनार्य कहते थे या निम्न कोटि का मानते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे का आविष्कार होता है तो जो छोटे छोटे जन होते हैं अब वो जनपद में कन्वर्ट होने लगते हैं, और फिर वही जनपद महाजनपद में बदल जाता है। और फिर आपने सुना होगा मगध महाजनपद का कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है जनपद काल यानी महाजनपद काल का। और उसी महाजनपद काल में आपको 16 महाजनपद देखने के लिए मिलता है, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात की जाए तो आपका मगध होता है, जो कि आज का बिहार, पटना वाला क्षेत्र, वैशाली वाला, ठीक है, गया वाला। तो उसी में क्या होता है कि मगध क्या कर लेता है, अधिकतर महाजनपद पे क्या कर लेता है, अपना वो कंट्रोल कर लेता है, और इससे क्या होता है कि वो शक्तिशाली हो जाता है। तो अब देखिए, यहीं से क्या होगा, धीरे धीरे चेंजेस आपको मिल रहा है। अब आप इसको कनेक्ट करिए कि जब हम लोग प्राग ऐतिहासिक में आपको बताए थे कि कैसे एक अनसिविलाइज मानव, बर्बर मानव, असभ्य मानव, घुमंतु मानव, आखेटक मानव, खाद्य संग्राहक मानव, जिसके जीवन का पहले लक्ष्य क्या था कि भाई दर दर भटकना भोजन की तलाश में। और फिर देखिए, वहां से चेंजेस कहाँ से देखने के लिए मिलता है, मध्यकाल में। मध्य पाषाण काल में क्या होता है कि उसका थोड़ा सा हथियार नुकीले हो जाते हैं, थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया था माइक्रोलिथ, ठीक है। अब यहीं से धीरे धीरे पशुपालन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब पशुपालन होता है तो ये पशुपालन हमको कहाँ पूरा मिलता है, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव क्या होता है, कृषि करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ से उसकी स्थायी निवास की जर्नी क्या होती, प्रारंभ होती है। तो जब नवपाषाण काल स्टार्ट हो जाता है, अब यहाँ से मानव क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी रूप से रहने लग जाता है। तो वहां से बनता है सभ्य मानव। मानव का विकास हुआ, उसके माइंड का डेवलपमेंट हुआ, तो अब वो धीरे धीरे समूह में रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, परिवार में रहने लगा। तो अब वहां से जन्मी सभ्यता नाम का शब्द, सिविलाइजेशन। देखिए, हमने बताया कि सभ्यता किसे कहेंगे, सभ्य मानव के समूह को कहेंगे सभ्यता। उस जो एंशियंट मानव था उसके समूह को हम सभ्यता नाम नहीं देंगे। तो जब मानव नवपाषाण काल के बाद सिविलाइज होता है तो उसको हमने नाम दिया सभ्यता। और फिर वहीं से कॉन्सेप्ट जन्म लेता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि किस प्रकार की सभ्यता थी, अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन। देखिए, बात ये थी कि उस समय तो हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों की, ठीक है, कॉलोनियल व्यवस्था थी हमारे यहाँ, ठीक, औपनिवेशिकवाद। तो अंग्रेज इस बात का क्रेडिट हम लोग को देना नहीं चाह रहे थे कि भाई
इतनी बड़ी सभ्यता, विश्व की सबसे नगरीकृत सभ्यता, अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन भारत में कैसे हो रही? तो वो लोग मतलब हम लोग को इस चीज का क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि लाहौर से पंजाब के बीच में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो पहला स्थल हड़प्पा मिला था। उसके नाम पे ही सिंधु घाटी सभ्यता को नाम क्या दिया गया था? हड़प्पा। तो जब हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो जाता है, वो विनाश कैसे होता है? कई सारे दार्शनिक बताते हैं कि बाढ़ के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, बाह्य आक्रमण के कारण, आर्यों के आक्रमण के कारण, ठीक है। मगर जो सबसे प्रभावी कारण माना जाता है उसको बाढ़ माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो नदियों के आसपास हुआ था। तो नदी के आसपास विकास होने का मतलब ये कि बाढ़ का आना स्वाभाविक था। मगर इसमें भी क्या है? विवाद है। तो देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो वहां से एक नई सभ्यता जन्म लेती है जिसको हमने नाम दिया है वैदिक सिविलाइजेशन। जब ऐसे आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपका क्या रहेगा, ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। अब देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, पतन के बाद जन्मी नई सभ्यता, सभ्यता वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है। इसका प्रमुख स्रोत, इसका प्रमुख स्रोत, स्रोत वेदों को माना जाता है। किसको? वेदों को, वेदों को माना जाता है, ठीक है। चार वेद, चार वेद। पहला क्या है? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद आपका सामवेद, और फिर उसके बाद लास्ट में आपका क्या आता है? अथर्ववेद, जिसको अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी, अथर्ववेद, ठीक है। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का जो स्रोत है वो क्या है? हमारा वेद। मगर अब इस पे थोड़ा सा आप आगे जाइए, पीछे जाइए। हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्रोत है उसको हमने क्या आधार माना था? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको किन स्रोतों की जानकारी लेनी रहेगी? आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी पुरातात्विक के बारे में हमको जानकारी। मगर अगर हमको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका आधार क्या है? वेद। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे लास्ट वाला वेद कौन सा होता है? अथर्ववेद, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की है, ठीक है। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद नई जन्मी सभ्यता क्या थी? वैदिक सभ्यता। आगे देखिए, यह सभ्यता, यह सभ्यता, यह सभ्यता ग्रामीण थी और आर्यों द्वारा, आर्यों द्वारा बसाई गई, ठीक है। एक आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यह सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। मगर सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। मगर इसके कंपैरिजन में कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, और आर्यों द्वारा बसाई गई। इसीलिए, इसीलिए इसे, इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसीलिए इसे आर्य सभ्यता कहते, ठीक। अब देखिए, इसके कितने नाम हो गए आपके? आर्य सभ्यता भी से कहते हैं, वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको इसको बसाया किसने? आर्य ने। अब आर्य कहाँ से आए ये अपने आप में क्या है? विवादास्पद है। मगर जो हमने आपको बताया कि इसका जो सबसे मेन आपका अभी तक का सर्वमान्य तथ्य है वो है कि आर्य कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से। कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया। आर्यों को लेकर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आर्यों को लेकर, लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं, मत हैं।
लेकिन लेकिन मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है, जिनके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। यानी सप्त सप्त सैंधव प्रदेश। कॉन्सेप्ट क्या है? सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, देखिए सप्त सैंधव प्रदेश का कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो पंजाब वाला रीजन था वो उस समय क्या था, बहुत ज्यादा उपजाऊ था। तो ये लोग चारागाह के सिलसिले में ये सप्त सैंधव वाले प्रदेश में आए थे। ऐसा किसने बताया? मैक्स मूलर के शब्दों में कि आर्य कहाँ से आए थे? बेसिकली सेंट्रल एशिया सभ्यता। वैदिक सभ्यता में गांव सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता है। ग्रामिक कहते। ठीक, तो वैदिक सभ्यता में गांव सबसे छोटी इकाई थी जिसके मालिक को ग्रामिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसके प्रमुख को राजन कहते हैं। ठीक, देखिए वैदिक सभ्यता में गांव सबसे छोटी इकाई थी जिसके मालिक को ग्रामिक कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी इकाई जन थी जिसके प्रमुख को क्या कहते हैं? राजन कहते हैं। ठीक, सभ्यता का समाज पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मैट्रियार्कल सोसाइटी यानी मातृ सत्तात्मक था, मगर वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है। हाँ, देखिए आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। आगे देखिए, वैदिक काल में राजा का पद सबसे बड़ा था, जिसे जनता चुनती थी। ठीक है, तो वैदिक काल में राजा का पद क्या था? सबसे बड़ा था, जिसे कौन चुनती थी? जनता चुनती थी। गाय
गाय सबसे प्रिय पशु था, प्रिय पशु था। ठीक है, अब देखिए कभी कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, अघन्य एक शब्द आता है। ठीक है, तो इसी वैदिक काल में गाय के लिए एक युद्ध होता था जिसे क्या नाम दिया गया, गविष्ठी। कौन सा शब्द, गविष्ठी। क्या नाम दिया गया है, गविष्ठी शब्द। गविष्ठी का मतलब है, का मतलब है गाय के लिए, गाय के लिए, गाय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध, जाने वाला युद्ध। ठीक, तो गविष्ठी का मतलब क्या है, गाय के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध। ठीक है, अब देखिए राजा की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो क्या करे, गायों की रक्षा करे। ठीक है, आगे देखिए वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। ठीक, अब देखिए वैदिक काल में, वैदिक काल में तीन संगठन थे, तीन प्रमुख संगठन थे। पहला था सभा, सभा था। दूसरा था समिति, समिति। तीसरा आपका था विद। ठीक, अब देखिए इनका मतलब समझ लीजिए क्या था। सभा यह आम लोगों का संगठन था, आम लोगों का संगठन था। समिति क्या थी, उच्च लोगों का संगठन, उच्च लोगों का संगठन। ठीक, वित्त में क्या था कि सभा और समिति में, सभा और समिति में दोनों में महिलाओं को, महिलाओं को, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति थी। ठीक, तो देखिए बेसिकली तीन प्रकार के प्रमुख संगठन थे वैदिक सभ्यता में। एक तो सभा था, दूसरी समिति, तीसरा क्या था, विद। सभा क्या होती थी, उसमें थोड़ा सा आम लोग जाते थे, नॉर्मल लोग। समिति में क्या था, उच्च लोगों का संगठन था। और विद में क्या था, सभा और समिति दोनों में महिलाओं को प्रवेश की क्या थी, अनुमति थी। देखिए वैदिक काल में क्या होता है कि ऋग वैदिक काल का समाज थोड़ा सही रहता है। वहां पे जाति व्यवस्था इतनी जड़ नहीं होती, रिगिड नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नहीं होती। मगर उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में क्या होता है कि अब यहाँ पे जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे होता है, मगर उत्तर वैदिक काल में जब आता है तो यही प्रक्रिया वंश के आधार पे हो जाती है। तो वहां से क्या होता है कि जाति व्यवस्था थोड़ा सा रिगिड कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ऋग वैदिक काल का जो समाज होता है बहुत ही वेल डेवलप होता है। यहाँ पे महिलाओं को पूरी आजादी होती है। ठीक है, बोलने की, पढ़ने की। ठीक है, अब उतना ज्यादा क्या था कि मतलब बाह्य आडंबर नहीं था, कर्मकांड वगैरह नहीं होते थे। मगर उत्तर वैदिक काल आते आते कर्मकांड क्या हो जाते, बहुत ज्यादा बढ़ जाते। ठीक है दोस्तों, ये था आज का लेक्चर हमारा वैदिक सिविलाइजेशन का। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दें पहले, और थोड़ा सा हम इसका कई सारे पार्ट में वीडियो लाएंगे ताकि आप इसको क्या करें, इकट्ठा ना देखें, थोड़ा थोड़ा करके देखें और थोड़ा सा इसको अच्छे से क्या करें, समझ के देखें। तो मैंने आपको और भी बताया था कि वैदिक सभ्यता क्या थे, बेसिकली आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता वैदिक सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी, आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी, संस्कृत। ठीक, इसीलिए अपने आप को क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। कौन, आर्य। ठीक है, और आर्यों को मैंने मूल निवास स्थान आपको बता दिया, सेंट्रल एशिया था।
वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल दो भाग में बढ़ता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल तक स्थिति थोड़ा सा सही रहती है, उत्तर वैदिक काल में क्या होती है, स्थिति थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक।